नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और नया साल है, नई उमंगे लोगों के बीच हैं और नई नई चीजें भी देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल। राहुल गांधी पुराने तरीके से ही, जहां वो संघ भाजपा पर हमलावर है, जी, देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, इसको लेकर वो संघ पे आरोप लगाते हैं। जी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, इसको लेकर वो संघ पे आरोप लगाते हैं। जी, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, कई लोग उसमें शामिल हैं। उन्हीं में से एक चंपत राय जी हैं, जी, उन्हीं में से राम मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं। जी, इन दोनों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर दी है। जी, अब सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है राजनीति में, जी। आखिर आने वाले दिनों में होना क्या है। जी। देखिए, जो एक राजनीति का विषय बनाया जा रहा है, चाहे चंपत राय जी की प्रतिक्रिया हो, चाहे सत्येंद्र दास जी की प्रतिक्रिया हो, मुझे लगता है कि इसको राजनीति से इधर रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा जिस भी राज्य में प्रवेश कर रही है, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में थी, तो जिस भी राज्य में लोग जा रहे हैं तो वहाँ के प्रमुख लोगों को संपर्क कर रहे हैं। वहाँ पे जो ऐसे दल जो कि कभी इनके साथ रहे हों या आने की संभावना हो, उनके नेताओं को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ थोड़ा सा चलिए, जो फोटो ऑप है उसमें जरा जान आ जाए। तो ऐसे ही जो निमंत्रण है, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव हो, उनको भेजा गया, मायावती को भेजा गया, तमाम नेताओं को भेजा गया, जो राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से जो लोग हैं उनको भेजे गए। कार्यकर्ता शामिल हुए विभिन्न पार्टियों के, लेकिन अध्यक्ष और बड़े नेता शामिल नहीं हुए, और वो शामिल नहीं होकर उन्होंने संकेत भी दिए हैं। और अगर हम बात देखें, सत्येंद्र दास जी का जो बयान था, उन्होंने कहा कि एक जो राहुल गांधी की यात्रा है वो बहुत अच्छी यात्रा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। चंपत राय जी ने कहा कि एक लड़का भारत की यात्रा पर निकला हुआ है, उसको लोगों ने राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास किया। मैंने देखा कि कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर इन दोनों के बयानों को ऐसे वायरल करने में लगे हुए थे कि जैसे कि पूरा जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है या जो साधु संत समुदाय है, वो सारे के सारे कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। ये गलत चीज़ है। जब सत्येंद्र दास जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कुछ स्थानीय जो नेता हैं उनके पास गए थे, शुभकामना संदेश मांगा था। उन्होंने पहले तो ये भी कहा था कि आप हमारे साथ चलिए, जो अस्वस्थ होने की वजह से वो उन्होंने इनकार कर दिया जाने से। और शुभकामना संदेश अगर आप किसी से मांगेंगे तो वो जरूर देगा, और खासतौर पर जब आप साधु संत से आशीर्वाद मांगते हैं तो वो हमेशा आपके सिर पर हाथ रखते ही हैं। बिल्कुल, तो ये एक हमारी परंपरा भी है, और उसी का उन्होंने निर्वहन किया है। तो आप को किसी ने संत ने आशीर्वाद दिया और आपने उसको ऐसे प्रचारित कर दिया कि इन्होंने तो हमारे सर पर हाथ रख दिया है और अब ये हमारे साथ है, तो ये गलत है। आप उनकी जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो और हमने देखा कि किस तरीके से और जो संत थे उनके बयान आ भी गए कि किस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। और हमने देखा कि चंपत राय जी का बयान जो वायरल हुआ, उस पर विश्व हिंदू परिषद के कई सारे नेताओं ने जो कुछ कहा है, उसको कांग्रेस को जरा सुन लेना चाहिए और ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आप धार्मिक विषयों को राजनीतिक रंग देंगे, आपके साथ कोई खड़ा होने की कल को जरूरत भी नहीं करेगा। क्योंकि ये उसको लगेगा कि अगर मैं आपके साथ खड़ा हो गया तो आप उस फोटो को कैसे प्रचारित कर देंगे अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो आप अगर विश्वास जीतने निकले हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप विश्वास जीतें, आप कोई ऐसा काम नहीं करें कि जो थोड़ा बहुत आपके प्रति आकर्षित हो भी रहा है वो अपने पीछे कदम हटा ले और हमेशा के लिए हटा ले। तो ये कांग्रेस ने जो किया है इस समय, ठीक है कि उसको एक सुर्खियां मिल गई, मीडिया में सुर्खियां मिल गई, 24 घंटे वो बयान चल गए। और ये देखना होगा कि आगे से कांग्रेस ऐसा ना करे, वो ज़्यादा उनके हित में रहेगा। और अगर राम मंदिर जो आंदोलन था उसको कुचलने का, राम मंदिर ना बने इसके लिए अदालतों में याचिकाएं दाखिल करने का सर्वाधिक जो काम किया कांग्रेस के नेताओं ने किया, ये जगजाहिर है।
और आज अगर मंदिर वहां पर बन रहा है तो इसको हमको मानना पड़ेगा अंकित जी कि बीजेपी ने अपने लगातार उसको एजेंडे में रखा था और बीजेपी उसके लिए लगी हुई थी और उसकी इच्छा शक्ति के कारण ही आज वो संभव हो सका है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया जिसको कि देश के सभी लोगों ने माना और शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हुआ। उससे पहले किस तरीके की बातें की जाती थी कि अगर वहां पर मंदिर बन गया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, लेकिन देखिए कितनी शांति के साथ सब कुछ हो रहा है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों का जो चाहत है वो यही है कि सब मिलकर रहें। नेता अलग अलग बातें करते हैं, उससे जनता को लेना देना नहीं है। तो ये जो कांग्रेस ने किया इसको बच के रहना होगा। दूसरा, आपने जैसा कहा कि वो लगातार आरएसएस पर हमला कर रहे हैं। देखिए आरएसएस कभी भी अपने ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसका जवाब बयानों के जरिए नहीं देता है। अगर आपने कोई ऐसा जब भी आप आरएसएस के बयान उठाकर देखेंगे तो कोई ऐसे बिरले ही मौके आए होंगे जब कोई ऐसा बड़ा अटैक हो गया है जिसमें कि तुरंत आपको प्रतिक्रिया देना जरूरी है, तभी शायद उनके बयान आए हैं, वरना वो बिल्कुल ऐसे राजनीतिक हमलों का जवाब नहीं देते। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई सितंबर से, प्रत्येक दिन उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को नफरती विचारधारा बताया है, लेकिन आरएसएस की तरफ से एक बयान नहीं आया, क्योंकि आरएसएस के पास बयानों पर प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है। वो समाज के बीच में काम कर रहा है, उसके साल भर के जो शेड्यूल बने होते हैं कि हमको कहाँ पे क्या काम करने हैं, किन क्षेत्रों में काम करना है, जिन क्षेत्रों के लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, तमाम सेवा प्रकल्प अपने हाथ में लेकर चलते हैं वो लोग। तो वो उससे ही उनको फुर्सत नहीं है, बयानों पर प्रतिक्रिया देने तो दूर की बात है। और कभी आरएसएस का आप देखेंगे कभी भी उठाकर उनके जो बयान है तो उसमें कभी भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि कभी अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया कर दी हो, कभी फारूक अब्दुल्ला के बयान। तो उनका काम ही नहीं है। उनका काम जो है, उनका उद्देश्य जो है, उनकी जो विचारधारा जो है वो उनको काम में लगे रहने की है, समाज के बीच में काम करते रहने की है। तो इसलिए राहुल गांधी और भी जब तक अभी जनवरी अंत तक उनकी यात्रा होनी है, वो जनवरी अंत तक भी लगातार यही बोलेंगे। जो उनकी विचारधारा है आरएसएस और बीजेपी की उसको नफरती बताएंगे, लेकिन एक भी पलटवार नहीं होगा ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि चंपत राय पे वो जो आरोप लगा रही थी, हाँ, वो सही थे या फिर आज जो चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की है उसके पक्ष में वो खड़े हैं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए राजनीति किस तरीके से होती है और कैसे फायदे उठाए जाते हैं उसका। खैर, हम अपने अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और गृह मंत्री के दावे के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से इसका उद्घाटन भी हो सकता है। जी, इसमें भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मैंने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि भाई, जगदानंद सिंह ने जो कहा, हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह कोई साधु संत हैं कि वो ऐलान कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर बन जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को सोचना चाहिए कि ये तारीख नहीं बताएंगे। आरोप लगाए जाते थे बीजेपी पर, बीजेपी वालों से पूछा जाता था कि आप बताइए मंदिर कब बनाएंगे, आप बोलते तो हैं लेकिन कब बनाएंगे, तो अब वो बता रहे हैं तो सुन तो लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जगदानंद सिंह जी का जो बयान आया है, मुझे लगता है कि जब सारा मामला सेटल हो जाता है, जब अदालत का फैसला आ गया, सब ने मान लिया, एक जगह मंदिर बन रहा है, एक जगह मस्जिद बन रही है और अयोध्या का विकास हो रहा है, ऐसे में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि नफरती जमीन है या मोहब्बत की दुकान है। ये सब चीजें जो है नहीं देनी चाहिए ऐसे बयान, जिससे कि फिर से कुछ आपसी वैमनस्य बढ़े। बिल्कुल। और अयोध्या का विकास देखना है तो हाल में ही रेलवे की ओर से कुछ तस्वीरें अयोध्या की साझा की गई थी और उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि पता चलेगा कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन को वहां पे बनाया जा रहा है और वैश्विक स्तर का बनाया जा रहा है। खैर, दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और दिल्ली वैसे तो दिल वालों की नगरी है, लेकिन जो एमसीडी को मेयर पद को लेकर जो यहाँ हो रहा है वह राजनीति और लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये चीज़ें स्वीकार नहीं की जा सकती है। लेकिन सर, इसकी शुरुआत कैसे होती है? अगर देखा जाए तो नतीजे तो एक तरफा थे। नतीजे तो दिल्ली में दिल्ली की जनता ने एक तरफा दिए कि आम आदमी पार्टी जीत के आई है, उसको मेयर बनाना है जी। फिर शुरुआत कहां से हुई? और ये
टकराव कैसे उत्पन्न होगा? देखिए क्या है कि दिल्ली की मेयर की चेयर के लिए जो हंगामा हुआ सबने देखा, और वो जो हंगामा हो रहा था उसको आप विश्वास नहीं करेगा कोई कि राष्ट्रीय राजधानी का है, और वो भी एक निर्वाचित सदन का है। सारे पढ़े लिखे वहाँ पे निर्वाचित पार्षद पहुंचे हैं, और इस तरीके के हालात, और ये जो पहले दिन का दृश्य था, ये हमें आगे 5 साल में क्या होने वाला है उसकी संभावना भी कुछ हद तक दिखाता है। लेकिन एक चीज हमको देखनी होगी कि यहाँ पर जिन पार्षदों ने सदन की मर्यादा को तोड़ा उस पर कार्रवाई की भी जरूरत है, क्योंकि आम आदमी ने जिन उम्मीदों के साथ पार्षदों को चुनकर भेजा है, जिन दायित्वों के साथ भेजा है, आप उन दायित्वों को नहीं निभाते हैं, आपकी रुचि सिर्फ हंगामे में रहती है, आप आसन पर चढ़ जाते हैं। अगर आप सोचिए किसी निर्वाचित सदन में आरोप लगे कि किसी ने ब्लेड मार दिया, किसी ने छुरी मार दी, किसी ने इस तरह वो मेरे को नाखून मार दिया, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि ये क्या हमारे निर्वाचित सदन है? ये अगर तो फिर आप सोचिए फिर मोहल्लों में क्या हो रहा होगा। और पार्षद ये तब कर रहे थे जब उनके बड़े नेता वहां पे मौजूद थे, सांसद मौजूद थे वहां पर, लोकसभा के, राज्यसभा के, दिल्ली से जो लोग हैं वो सब मौजूद थे, उनके सामने ये सब चीजें हो रही थी। तो क्या उनके इशारे पर हो रही थी या किसी और का इशारा था? ये सब क्यों हुआ, इस पर जांच करानी चाहिए उपराज्यपाल को, और जो भी सदन की मर्यादा भंग करने के दोषी पाए जाएं उनको उनकी सदस्यता भी समाप्त की जानी चाहिए। सख्त एक्शन लेंगे तभी जाकर जो सुचारू रूप से कार्रवाई चल पाएगी, और जब तक हमारे निचले सदन सख्त नहीं होंगे तो तक ऊपर तक संदेश नहीं जाएगा। एक चीज और, दूसरी चीज आपने कहा कि ये हंगामा क्यों हुआ। दरअसल दिल्ली नगर निगम में एक चीज, उसका जो कानून है वो ये कहता है कि जो मेयर का चुनाव होता है उसमें पार्षद दल बदल कानून के तहत नहीं आता। इसी बात का फायदा माफ कीजिएगा, इसी बात का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत है, ये बात जो परिणाम है उससे साबित हो गई है। मेयर उनका ही बन सकता है, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनके माध्यम से, और जो लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के पास हैं उनके माध्यम से बीजेपी का प्रयास है कि क्योंकि ये गुप्त मतदान होता है मेयर का, बीजेपी का प्रयास है कि अगर हमारा मेयर चुन लिया जाता है या हमारा डिप्टी मेयर चुन लिया जाता है तो हम एक उसको आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। तो हमने देखा था कि ऐसा ही चंडीगढ़ में हुआ था, एग्जैक्ट ऐसी यही सिचुएशन थी। तो यहां पर भी वही चीज होगी, और अब देखना होगा कि उपराज्यपाल किस दिन सदन को दोबारा बुलाते हैं, लेकिन सदन की दूसरी बैठक जब भी होगी उसमें भी ऐसे ही हालात दिखेंगे। या तो हो सकता है कि कोई बड़े सख्त प्रबंध किए जाएं, एक एक पार्षद से लाइन लगा के पहले ही मतदान करा जाए, लेकिन उससे पहले तो बात यह है कि पहले तो शपथ लेंगे। जब तक सदन का गठन ही नहीं होगा वहां पर औपचारिक रूप से, तब तक आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ेगी, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन दिल्ली की राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो सही नहीं है। हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, और लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास कम होगा। लोगों को लगेगा कि हम बेकार में अपना समय निकालकर वोट देने जाते हैं, क्योंकि हमारे तो जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे मुद्दे उठाते नहीं, हमारी गली की जो समस्याएं हैं, हमारे मोहल्ले की जो समस्याएं हैं वो निगम में उठ नहीं रही हैं, कचरे का जो पहाड़ है वो बना हुआ है, और तमाम तरह की जो समस्याएं थी वो बनी की बनी हुई हैं। तो ये जो उम्मीदें और दायित्व हैं पार्षदों के, जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना होगा, क्योंकि जनता फिर अपने हिसाब से फिर फैसला देती है, और चुनाव हमारे यहाँ लगातार कुछ ना कुछ होते रहते हैं। अभी निगम के हुए हैं, अब 24 में लोकसभा के हैं, तो जनता जवाब दे देगी। बिल्कुल। एक आखिरी में एक छोटी सी चर्चा जरूर कर लेते हैं, क्योंकि उस खबर की अगर देखा जाए तो पेपर या फिर टीवी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर पिछले 3-4 दिनों से तैर रहे हैं। वो था योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा। जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उनकी मुलाकात, संवाद जो हुए हैं, उसके बाइट्स सोशल मीडिया पे खूब चल रहे हैं। उधर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो वहाँ पे बना हुआ था उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, वो कह रहे हैं कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले जाना है तो पहले भगवा वस्त्र हटाइए आप, क्योंकि मॉडर्न आपको बनना पड़ेगा। जी, योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा कैसे देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, और उसके लिए वो लगे हुए हैं लगातार। आपने देखा कि पिछले जो उनका कार्यकाल था उस समय भी हर साल वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती रही। लखनऊ में
लगातार निवेश आता रहा और जितना सबसे पहले तो उन्होंने निवेश अनुकूल को माहौल को बनाया, कानून व्यवस्था सुधार कर ही ऐसा संभव हो पाया। आप आज देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान के मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, बिल्कुल खास तौर पे। और यही जो चीज़ें हैं वो पूर्वांचल में ले जाना चाहते हैं, बुंदेलखंड में ले जाना चाहते हैं। तमाम वहाँ पर उद्योग पहुँचे भी हैं और पहुँच भी रहे हैं। उनका अभी आप देखिए कि वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए कितने संकल्पबद्ध हैं, उसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि उन्होंने अपने मंत्रियों का और अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा अभी हाल ही में। अब वो खुद मुंबई पहुंचे, उद्योगपतियों से उन्होंने चर्चा की और जो फिल्मकार हैं उनसे उन्होंने चर्चा की, क्योंकि जो यूपी में फिल्म सिटी बनने वाली है वो भी एक आने वाले समय में एक बड़ा रोजगार का, बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने वाली है, जो उसकी लोकेशन है खासतौर पर उसको देखते हुए। तो और अब देखिए कि 5 लाख करोड़ का वो वहाँ पर MOU भी साइन करके आ गए हैं, जो उनको प्रस्ताव मिले हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है और तमाम मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो खुद आगे बढ़कर करते हैं। वो खुद मुंबई गए, वहाँ पर लगातार उनकी बैठकें रही, 2 दिन लगातार उनके दौरे रहे। विपक्ष तमाम तरह की राजनीति करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पता है कि हम क्या लक्ष्य लेकर जा रहे हैं और हमको क्या हासिल करना है। और आप देखिए कि जिस तरीके से बहुत सारे मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन आपने जैसा चर्चा की फिल्म वालों से मुलाकात हुई, तो आप देखिए कि फिल्म वालों ने जो अपनी उम्मीदें हैं वो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी हैं और उनको एक जो बॉयकॉट बॉलीवुड का एक जो ट्रेंड चल पड़ा है उससे कौन मुक्ति दिला सकता है, इसका भी अंदाजा उनको था। इसलिए वो CM योगी के सामने चीज़ें रखी गई। तो ये दिखाता है कि योगी का कद राजनीतिक रूप से काफ़ी बढ़ रहा है, लोगों को उनसे उम्मीदें हैं, लोग जानते हैं कि वो क्या करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है यूपी में, खास तौर पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर। और इसीलिए आप देखिए कि सिर्फ बॉयकॉट की बात नहीं रही, तमाम ऐसे मुद्दे योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखे गए जो कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। पॉपकॉर्न के मुद्दे भी आए, पॉपकॉर्न के मुद्दे भी आए। तो ये कई सारी ऐसी चीजें थी। तो ये दिखाता है कि आपने कहा कि NCP ने कहा और MVA ने कहा, तो उससे इतर लोग क्या सोचते हैं, जो व्यक्तित्व है सामने बैठा है उसके बारे में क्या राय रखते हैं, ये प्रदर्शित हुआ। हमने जो फिल्मकारों की टिप्पणियां देखी, बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में किस तरह की परिस्थिति बनती है, खास करके फिल्म सिटी को लेकर। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।